Hello friends, this is Rahul Singh. So today we will discuss few more SOC analyst interview questions. So let's start. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस किया था. Now we will start from question number 40. So the question is, what is three-way handshake? Yeah. So three-way handshake ये TCP प्रोटोकॉल में होता है. ठीक है. जो TCP प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जब भी दो सिस्टम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहले उसे थ्री वे हैंडशेक करना पड़ता है. पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, देन डेटा ट्रांसफर. सो लेट मी शो यू व्हाट इज थ्री वे हैंडशेक एंड हाउ इट इज डन. सो टीसीपी कनेक्शन 1. ओके, suppose this is a host P and this is host Q. Okay, host P want to communicate with host Q over TCP. So before starting communication, so three-way handshake complete करना होगा. Three-way handshake means it's basically it is establishing a channel. Let's once the channel is established, then data transfer will happen. Okay, so the host P wants to communicate to host Q. तो पहला फर्स्ट फर्स्ट कनेक्शन होगा सिंक. होस्ट पी सिंक रिक्वेस्ट भेजेगा होस्ट क्यू को. इसका ये मतलब होता है कि होस्ट पी परमिशन मांग रहा है. इन जनरल टर्म आई एम एक्सप्लेनिंग यू. होस्ट पी परमिशन मांग रहा है होस्ट क्यू से दैट आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. ओके, देन होस्ट क्यू क्या करेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. ठीक है, कि यस यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, कि आप मुझसे बात कर सकते हैं. अब यहाँ तक तो होस्ट पी होस्ट क्यू से बात कर सकता है, उसे परमिशन मिल गया. बट होस्ट क्यू होस्ट पी से बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि होस्ट क्यू को भी परमिशन चाहिए. तो साथ साथ होस्ट क्यू सिंक सिंक पैकेट भी भेजेगा. ठीक है, सिंक. नाउ उसके बदले में होस्ट पी उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मीन्स परमिशन दे रहा है, परमिशन ग्रांटेड, यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी. तो ओवरऑल हम यहाँ देखते हैं, पहला ये सिंक होस्ट पी एक सिंक रिक्वेस्ट भेजा. ठीक है, परमिशन मांग रहा है कि आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, मुझे आपसे बात करनी है. तो होस्ट क्यू उसे एक सिंक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ सिंक भी भेजेगा, क्योंकि वो भी पी से बात करना चाहता है. ठीक है, नाउ दिस इज वन वे, नाउ दिस इज टू वे. नाउ उसके बाद होस्ट पी होस्ट क्यू के सिंक का रिप्लाई करेगा विथ एक्नॉलेजमेंट. दिस इज द एक्नॉलेजमेंट y+1. ओके, सो यह चैनल एस्टैब्लिश हो गया. दोनों होस्ट एक दूसरे को परमिशन दे दिए कि यस यू कैन टॉक. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक बिकॉज three packet is being shared between host P and host Q. So this is three-way handshake. Now next question is, what is SSH and its use? So SSH is a network protocol. इस इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम किसी रिमोट डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं, रिमोट ले सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, so it use encryption. With the help of SSH we can establish encrypted connection, secure connection between सर्वर एंड होस्ट. ओके, सो दिस इज़ ए रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसके थ्रू हम किसी भी रिमोट डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं और उसको रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, और वो जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो सिक्योर होगा. ठीक है, तो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल. ये इंक्रिप्शन यूज़ करता है. और इसी का एक दूसरा वर्जन होता है टेलनेट, जो सिक्योर नहीं होता है. टेलनेट के थ्रू भी हम किसी रिमोट डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं, बट वो सिक्योर नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन अनइनक्रिप्टेड होता है. नाउ एसएसएच इज ए सिक्योर. सो कभी भी हम अगर किसी भी डिवाइस का एक्सेस लेंगे रिमोटली, तो इट इज़ बेटर टू यूज एसएसएच, क्योंकि वो सिक्योर होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एसएनएमपी?
So it is also application layer protocol जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के थ्रू किसी भी नेटवर्क डिवाइस के एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं। सो ये प्रोटोकॉल यूज होता है इन वेरियस activity. So let me show you some example. Okay, so this is the monitoring server, means this is a SNMP server, and this is firewall, Linux server, Windows mail server, database, printer, router, switches. So this is a client and server kind of protocol where there is a one server and other is a client. So there is SNMP agent is installed, client is installed on the firewall and each devices, and that agent, with the help of that agent, this server can manage all these devices. They can gather all the health information, configuration information. Also we can make changes from this monitoring server, this SNMP server, but to any devices. We can make changes on, we can change any configuration setting on this router, on this printer, this database or mail servers, this Windows server, Linux server, firewall, anywhere. So those client or those server using SNMP network can be managed by SNMP server. Okay, so SNMP बेसिकली यूज़ किया जाता है डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए, नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अगर इन किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होता है तो एक SNMP ट्रैप मैसेज सेंड करते हैं सर्वर को टू टू अलर्ट दैट या देयर इज सम प्रॉब्लम। तो सब कोई भी प्रॉब्लम हो तो SNMP ट्रैप सेंड करके डिवाइस को अलर्ट करते हैं सर्वर। So so we have discussed SNMP. What is dictionary attack? So dictionary attack is a kind of brute force. We can say brute force attack जिसमें पासवर्ड गेस करके किसी भी सिस्टम पे उसको पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। सपोज देयर इज अ नेटवर्क डिवाइस, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल हमें नहीं पता है, हमें 4-5 पासवर्ड पता है, हम लोग ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल करना शुरू करेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे, एंटर मारेंगे, अगर लॉगिन हो गया सही है, नहीं तो दूसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे। दिस सच काइंड ऑफ process called brute force. If large number of password is tried as a hit and trial method, that is called brute force. तो similarly एक डिक्शनरी अटैकर क्या करता है, एक डिक्शनरी बनाता है विद पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ पासवर्ड, सिमिलर काइंड ऑफ पासवर्ड। ठीक है, और सारे पासवर्ड को वन बाय वन वो ट्राई करेगा टारगेट पे। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ अटैक इज कॉल्ड डिक्शनरी अटैक। सो व्हाट इज पोर्ट स्कैन? So port scan is basically in which attacker scan all the ports on a target machine. For example, let me show you. Like, okay, this is host A and this is host B. Suppose host A is attacker, host B is target. Okay, now here is one single attacker and B is one single destination. So host A send multiple requests, try to scan host B on multiple ports. Okay, so in port scan, the single source scan single destination on multiple ports. So ports multiple होंगे, वो हर एक पोर्ट को स्कैन करने की कोशिश करेगा, कौन सा पोर्ट खुला हुआ है, किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, एक किसी पर्टिकुलर टारगेट पे। मीन्स सिंगल सोर्स स्कैन सिंगल डेस्टिनेशन ऑन मल्टीपल पोर्ट, that is called port scan. Okay, now the next question is what is host scan? Okay, in host scan
there is a little difference. Here the attacker will be remain same one. There will be one attacker, but target will be many, multiple. There will be multiple target in the same network. Okay, so attacker will try to scan all the host in the network on a particular port, one port. So there is a single source, single attacker scans multiple host, multiple destination host on a single port. Suppose अटैकर के पास अटैकर को चाहिए कि पोर्ट 22 किस मशीन पे खुला हुआ है, ऑन विच मशीन पोर्ट 22 इज ओपन। अटैकर को वो डिवाइस चाहिए, तो अटैकर क्या करेगा, पोर्ट 22 पे स्कैन चलाएगा हर एक होस्ट पे। ओके, जिस पोर्ट पे भी उसे पोर्ट 22 मिल गया, okay, that host will respond back to attacker. So basically in host scan, single source scans multiple host for a on a particular port, not on all port. The port will be one, but host will be many. Okay, when single source scans multiple host on a particular port, this is called host scan. Now the next question is, what is difference between red team and blue team? Okay, here the red team is the attacker and blue team is a defender. So the main difference between red team and blue team is that the red team is attacker which all try to attack, and blue team is a defender which always try to defend the network. So red team always try and develop a new methods, new techniques to attack, okay, on a target, and blue team is opposite to red team. So blue team develop incident response and method to detect new kind of attacks. Okay, so the red team is attacker and blue team is a defender. So next question is, what is DOS attack and DDoS attack, and how three-way handshake used in DOS attack? Okay, so DOS attack is denial of service attack. So in which attacker किसी भी target को they send large number of packet, large number of connection with high volume to make server normal function very slow. Okay, so let me show you some example. Okay, 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 so this is in DOS attack, denial of service attack. This is attacker machine, this is server. Okay, so it's single server send multiple requests to single destination, single source send multiple requests to single destination. That scenario is called DOS, denial of service. Suppose the capacity of server is to handle 100 requests at a time, once at a time, and this host is sending more than 100 requests at a time. Means this server resource is consumed. So इसके server के सारे resources इसी के request को process करने में लग जाएंगे, and that server will not able to serve legitimate user. So this is called DOS attack. Now the scenario is in DDoS is distributed denial of service, means multiple source, multiple attacker attack on a single server or single target. In DOS attack, single source attacks on single destination. In DDoS attack, multiple source attack on single server. That is called distributed denial of service attack. Okay, suppose there is a this is a web server. This web server can handle thousand thousand requests at a time, but these four computer itself combine together and send more than 1000 requests to the server. Okay, तो बाकी के जो लेजिटिमेट यूजर होंगे उनके लिए इस सर्वर पे जगह ही नहीं बचेगा, इसका रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं होगा कि बाकी के और रिक्वेस्ट को वो सर्व कर सके। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, वो सर्विस इंटरप्शन, दिस कॉज सर्विस इंटरप्शन।
So this is the difference between DOS and DDoS. Now how TCP, how three-way handshake used in DOS attack. Okay, so how, so here is example. Okay, so मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीसीपी कनेक्शन होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो पहले चैनल स्टैब्लिश होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर और बिटवीन टू होस्ट। उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा। जब तक चैनल स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक डेटा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो चैनल स्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए थ्री वे हैंडशेक होना बहुत ज़रूरी है। तो थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस होता है, पहले सिंक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, फिर सर्वर या दूसरे होस्ट के पास। ना वो होस्ट फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा प्लस सिंक भेजेगा, सिंक और एक्नॉलेजमेंट दोनों एक साथ आएगा। फिर ये होस्ट फिर इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, दोनों तरफ से सिंक और एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब चैनल इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब बट इन केस ऑफ डॉस अटैकर क्या करेगा कि पहले से सिंक रिक्वेस्ट भेज देगा होस्ट। सपोज होस्ट पी इज ए अटैकर एंड होस्ट क्यू इज ए सर्वर। सो होस्ट पी सिंक रिक्वेस्ट भेजेगा, नाउ अटैकर इसे सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। नाउ होस्ट पी उससे एक्नॉलेजमेंट दोबारा इसे नहीं भेजेगा, ठीक है। जब तक ये एक्नॉलेजमेंट इसे नहीं भेजेगा, ये कनेक्शन कनेक्शन ये पूरा नहीं हो पाया। फिर होस्ट क्यू उस कनेक्शन को ओपन रखेगा क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है होस्ट पी से, ठीक है। इसी बीच वो दूसरा सिंक और भेज देगा, फिर से होस्ट क्यू उसे सिंक और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। एक दूसरा कनेक्शन वो इस्टेब्लिश करेगा, बट अगेन होस्ट पी उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो अगेन होस्ट क्यू उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। मीन्स जितना बार सिंक भेजेगा उतना बार उसके एक अलग अलग कनेक्शन वो इस्टेब्लिश करके रखेगा और उसे कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर इसने 100 एक्नॉलेज सिंक भेज दिया, वो 100 अलग अलग कनेक्शन चैनल इस्टेब्लिश करेगा, बट वो फिनिश का वेट करेगा इसके। जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक ये थ्री वे हैंडशेक पूरा नहीं होगा। तो उतना देर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा, इस होस्ट क्यू के रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हो जाएंगे और वो एक टाइम पे आएगा जो इस होस्ट के रिसोर्स फुल यूटिलाइज्ड हो जाएंगे और वो किसी भी लेजिटिमेट यूज़र के रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि इसी के सिंक रिक्वेस्ट से ये फ्लड हो जाएगा पूरा। सो this is sync three-way handshake. In this way, three-way handshake is used in DOS attack. Okay, so incomplete sync request makes the DOS attack or DDoS attack. So ये incomplete sync DOS और DDoS के लिए responsible होता है. Now it is come. We have discussed DOS, DDoS. Now, what is difference between IOC and IOA? Okay, so IOC is a indicator of compromise. सो IOC इज इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो ये दिखाता है कि अटैक ऑलमोस्ट हो चुका है। इफ यू गॉट IOC इन योर नेटवर्क मीन्स यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। सो IOC क्या क्या हो सकते हैं? IP हो सकता है, डोमेन नेम हो सकता है, हैश वैल्यू हो सकते हैं। ओके, सो IOC उन्हीं का होता है जो नोन अटैक होते हैं या नोन मलिशियस थ्रेट होते हैं, उसी का IOC होता है। अगर सपोज देर इज ए WannaCry ransomware, तो WannaCry ransomware कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किन किन IP एड्रेस से वो अटैक हुआ, तो वो नोन है अभी हमारे पास, तो उसका हम IP एड्रेस एज ए IOC यूज़ कर सकते हैं। किस किस डोमेन से आया वो भी नोन है, तो एज ए IOC यूज़ कर सकते हैं। हैश, उसके फाइल्स, जो भी फाइल होगा, पेलोड होगा, वायरस होगा, उसका हैश वैल्यू भी अवेलेबल है, उसका भी, उसे भी एज ए IOC हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो मीन्स दीज आर द known IOCs. But if you find these thing in your network means you are compromised, you are already compromised
अटैक हो चुका है आप पे, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज मीन्स अटैक हो चुका है। नाउ IOA, IOA मीन्स इंडिकेटर ऑफ अटैक, मीन्स आईओ वो चीज़ को इंडिकेट करता है कि बिकॉज अटैक आपका शुरू हुआ है, मीन्स अटैक इज इन फेज, यू आर नॉट कम्प्लीटली अटैक्ड, आप यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, बट बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू यू कैन जस्ट से यस आपका अटैक होने वाला है या इनिशियल फेज में है, कंप्लीट अटैक नहीं हुआ है बट यू आर इन इनिशियल फेज। ठीक है, सो आईपी आईपी डोमेन नेम हैश वैल्यू ये सब भी इंडिकेटर ऑफ अटैक हो सकते हैं। सम बिहेवियरल थ्रेट, behavioral analysis is also comes under indicator of attack. So this is the main difference, means IO indicator of attack means your attack is under progress, completely attack नहीं हुआ है, completely you are not compromised means, but ये indicate करता है कि हाँ अटैक होने वाला है या अटैक चल रहा है, so that is indicated by IOA. IOC means you are already compromised, attacker has already infiltrated in your network, so something like this. Okay, now what is sandboxing? So sandboxing is a method where we run any file in a virtual environment, controlled environment. Suppose अगर आपके पास कोई फाइल है, malicious फाइल है, ईमेल में malicious फाइल आया, अगर आपको नहीं पता है कि वो फाइल में एक्चुअली है क्या, तो आप डायरेक्टली उसको अपने सिस्टम पे रन नहीं कर सकते। अगर अपने सिस्टम पे रन करोगे देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अगर उसमें रैनसमवेयर होगा तो आपका सिस्टम इनक्रिप्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड सैंडबॉक्स, जहाँ पे हम कोई भी फाइल को रन करके उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड सैंडबॉक्सिंग। ओके, कोई भी लिंक वहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बहुत सारे सैंडबॉक्सिंग टूल है जहाँ पे वो कंप्लीट बिहेवियरल एनालिसिस करके आपका रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि यस इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फाइल क्या क्या सिस्टम में चेंजेस किया, कौन कौन से नेटवर्क एपीआई को कॉल किया, कौन सा डोमेन को हिट किया, कौन से आईपी पे वो हिट करने की कोशिश कर रहा था, क्या रजिस्ट्री चेंज कर रहा था, एनीथिंग एवरीथिंग will be recorded, okay, in the report. So sandboxing is the process where we can run any malicious file or any link in a controlled virtual environment. Okay, this is called sandboxing. Now the next question is, what is zero day attack? So zero day attack is the very new attack, we can say, जिसका कोई सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, जिसका ना ही कोई आईओसी अवेलेबल है। ठीक है, उस टाइप के अटैक को ज़ीरो डे अटैक कहते हैं, जिसको पहले कभी किसी ने देखा नहीं, कहीं भी ये इस तरह का अटैक रिकॉर्डेड नहीं है, ना ही कहीं ये अटैक किसी भी इंटरनेट किसी भी पीओसी में अवेलेबल नहीं है। तो न्यू अटैक को हम ज़ीरो डे अटैक कहते हैं, कंप्लीटली न्यू अटैक जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। सो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो डे अटैक। ओके, सपोज वाना कराई रैनसमवेयर वाना कराई अटैक जब वो हुआ था, वो एक तरह से वो जीरो डे अटैक था। जीरो डे नाउ, अब तो सब लोग उसके बारे में जान चुका है, तो अब उस तरह के अटैक को, उस अटैक को हम लोग जीरो डे अटैक नहीं कहेंगे। अगर अभी रिसेंटली कुछ नया अटैक हो जाए जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, अननोन, वो जीरो डे अटैक के अंदर आएगा। मतलब मीन्स द कंप्लीट न्यू अटैक जिसका कोई सिग्नेचर अवेलेबल ना हो, ना ही किसी उसका कोई आइडेंटिफिकेशन। नाउ next question is, what is difference between TCP and UDP protocol? Okay, so इन पिछले क्वेश्चंस में TCP के ऊपर हमने डिस्कस किया था। TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जब भी TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो पहले एक चैनल क्रिएट होगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू। ओके, दिस इज TCP। तो TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जब भी दो दो होस्ट TCP के नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेंगे ओवर TCP,
तो पहले वो चैनल क्रिएट करेंगे, देन जाके डेटा ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ वेरी रिलायबल बिकॉज नो डेटा लॉस इज़ देयर, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। हर एक पैकेट का एक एक्नॉलेजमेंट अगर सेंडर को सेंड करना होता है, रिसीवर को सेंड करना होता है सेंडर को, यस आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेट नंबर, सेंड मी नेक्स्ट पैकेट। ओके, सो इस तरह से प्रोसेस चलता है, क्योंकि अगर अगर 10 पैकेट सेंडर को भेजना है, होस्ट क्यू को 10 पैकेट सेंड करना है, तो पैकेट 1 सेंड करेगा, तो होस्ट क्यू उसे एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यस आई हैव रिसीव्ड। देन होस्ट पी पैकेट 2 सेंड करेगा, देन होस्ट क्यू से फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यस आई हैव रिसीव्ड द पैकेट 2, सेंड मी पैकेट 3। इन दिस वे वो हर एक पैकेट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। जब तक कंप्लीट पैकेट रिसीव ना हो जाए तब तक वो सेंडर को, अगर अगर बीच में अगर पैकेट 4 ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो होस्ट क्यू को नहीं मिला, तो होस्ट पी को दोबारा से वो पैकेट सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है। दिस इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड हाईली रिलायबल। ओके, नो डेटा लॉस विल बी देयर, बट दिस इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क रिसोर्स कंज्यूम करता है और थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। बट यूडीपी प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ओके, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेंड अगर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके होस्ट क्यू का डेटा भेजेगा, तो रैंडमली होस्ट पी विल स्टार्ट सेंडिंग डेटा, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 एंड टिल पैकेट 10। अगर बीच में कुछ पैकेट लॉस हो भी जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा और होस्ट पी उसको दोबारा भेजेगा भी नहीं। अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो वो लॉस हो गया, वो चला गया, ठीक है। दिस इज़ द ड्रॉबैक इन यूडीपी, बट यूडीपी इज़ अ फास्ट। अगर हमें फास्ट, जैसे कि फ़ोन कॉल व्यू आईपी में ये यूडीपी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कनेक्शन फास्ट चाहिए, हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ करेंगे, और रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है जहाँ पे, वहाँ पे यूडीपी यूज़ कर सकते हैं। और ये नेटवर्क रिसोर्सेज को बहुत कम कम नेटवर्क रिसोर्स की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है और फास्ट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ फिशिंग ईमेल एनालिसिस? यस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा ही, अगर SOC एनालिस्ट हो तो ईमेल एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए। तो ये बेसिकली आपसे क्या क्या पूछ सकता है फिशिंग ईमेल एनालिसिस। आप जब भी फिशिंग ईमेल आपके पास आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ चेक करते हो, क्या क्या एनालाइज करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो जब भी एक फिशिंग ईमेल आया तो आप बता सकते हो, पहले आप उसका सेंडर चेक करते हो। सेंडर चेक करते हो कौन सेंडर है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर कहीं बाहर का है, और क्या सेंडर का नाम क्या है, कोई सस्पिशियस तो नहीं है, कोई अजीब सा नाम तो नहीं है, ये चेक करोगे, सेंडर को चेक करोगे। देन आप रेसिपिएंट भी चेक कर सकते हो, ठीक है, रेस कौन 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 उसको रिसीव किया है, ठीक है। देन आप उसका सब्जेक्ट चेक करोगे, सब्जेक्ट लाइन क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। देन आप चेक करोगे अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या है, ठीक है, अटैचमेंट क्या है, क्या नाम है अटैचमेंट का, किस तरह का एक्सटेंशन है, पीडीएफ है, इमेज है, कोई स्क्रिप्ट है। सो वो चीज़ चेक करोगे। अगर आपके पास सैंडबॉक्स है तो आप उसको सैंडबॉक्स में रन करके देखोगे उसका बिहेवियर क्या है, मलिशियस है या क्या है या नॉर्मल है। सो इस बेसिस पे आप वो एनालाइज करोगे। फिर अगर लिंक है या यूआरएल है तो आप उस यूआरएल को भी एनालाइज करोगे, ठीक है। इस अटैचमेंट का हैश वैल्यू निकाल के, आप अगर हैश वैल्यू आपके ईमेल सिक्योरिटी टूल को लगा हो तो उसका हैश वैल्यू का कंप्यूट करके देगा। आप उसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस लाइक वायरस टोटल, आईपी वाइड, एमएक्स टूल बॉक्स, बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स टूल है, टेलोस इंटेलिजेंस,
ओके, url.io। सो कहीं भी आप जाके इसके अटैचमेंट को चेक कर सकते हैं, इसके हैश वैल्यू को चेक कर सकते हैं, उसका रेपुटेशन आपको पता चल जाएगा, ये मलिशियस है, ब्लैक लिस्टेड है, क्या है। सो लिंक है, यूआरएल है। सिमिलरली वो भी आप यूआरएल को आप चेक कर सकते हो ओपन सोर्स टूल पे। ठीक है, ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप। नाउ ये होने के बाद आप उसकी बॉडी को एनालाइज करेंगे, उसमें मैसेज बॉडी में लिखा क्या है, किस तरह का मेल है, क्या यूजर से वो मांग रहा है, उसमें कोई कुछ अर्जेंट रिक्वेस्ट, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा है, कोई बैंक से रिलेटेड डिटेल्स तो नहीं मांग रहा है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स ये आपकी ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, उस बॉडी में जो भी लिखा हुआ है किस तरह के सोशल इंजीनियरिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, ये आपके ऊपर है किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सेंडर को चेक करना, कौन सेंडर है, कहाँ से है, उसका डोमेन। ठीक है, डोमेन, सेंडर का डोमेन, कौन सा डोमेन है, इसका डोमेन का रेपुटेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि कब रजिस्टर्ड हुआ, कहाँ पे है, किसका है। ऑल दिस थिंग यू हैव टू चेक। नाउ रिसीवर कौन कौन है, सब्जेक्ट चेक करेंगे, कोई वियर्ड सब्जेक्ट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है। सो अजीब सा अगर आपको कुछ सब्जेक्ट मिले, अजीब सा बॉडी कंटेंट मिले, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये फिशिंग ईमेल है। अटैचमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उसके हैश वैल्यू आप सबमिट करके उसका रेपुटेशन चेक कर सकते हैं, या फिर अपने सैंडबॉक्स में उसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं उसका बिहेवियर। इसके बेसिस पे लिंक है, यूआरएल है, उसे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सैंडबॉक्स में और उसका ओपन सोर्स टूल पे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल पे आप चेक कर सकते हैं उसका रेपुटेशन। सो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा मोर टेक्निकल में जाते हैं, उसका हेडर एनालिसिस। इसका हेडर एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप हेडर एनालिसिस इसका हेडर कॉपी करके एमएक्स टूल बॉक्स में सबमिट करो, वहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे देगा कि इस आईपी कौन से सोर्स आईपी से आया है, उस आईपी का आपको रेपुटेशन चेक करना पड़ेगा कि ब्लैक लिस्टेड है या नहीं, या कहीं उसका क्या स्टेटस है, कब रजिस्ट कौन से डोमेन का है, कहाँ उसका रजिस्ट्रार कौन है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम हेडर। ओके, आप रिटर्न पाथ चेक कर सकते हो कि अगर जो सेंडर है और रिटर्न पाथ दोनों मैच हो रहा है कि नहीं या अलग है। सम टाइम दोनों का अलग होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दोनों का अलग है तो आप उसे एज ए सस्पिशियस कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम सेंडर। ओके, हेडर एनालिसिस हो गया। देन आप एंटी स्पूफिंग के लिए आप एसपीएफ, अगर वो स्पूफ्ड मेल है या जेन्युइन मेल है, एसपीएफ चेक कर सकते हैं, एसपीएफ वैल्यू, डीकेआईएम चेक कर सकते हैं फॉर इंटीग्रिटी। नाउ आप चेक कर सकते हैं डी मार्क। ओके, so these value can be will be used for to check whether the mail is spoofed or not. Okay, or this thing we can check to make our decision whether the email has जो email रिसीव हुआ है वो malicious है या नहीं है। ठीक है, सो ईमेल एनालिसिस में हम लोग इतना सारी चीज़ें करते हैं बेसिकली, ये आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। ओके, नाउ व्हाट इज टीसीपी फ्लैग्स, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपसे। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इम्पोर्टेंट टीसीपी फ्लैग्स बताओ। सो टीसीपी आपको पता है कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं जो कनेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टीसीपी फ्लैग्स बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो सिंक, इसमें शायद सिंक नहीं है। ओके, सो सिंक आई थिंक आई हैव मिस्ड। सो फर्स्ट इज सिंक, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने सबसे पहला फ्लैग सेट होता है या पैकेट जाता है सिंक का, जो 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 जिसका मतलब है कि समवन
wants to initiate connection. कनेक्शन establish जब भी होता है तो सिंक से establish होता है, ठीक है। नाउ दूसरा acknowledgement, ठीक है। acknowledgement means the acknowledgement flag is used to acknowledge the successful receipt of the packet. जब भी आप सिंक भेज दिए तो उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा, या फिर जब थ्री वे हैंड से कंप्लीट होने के बाद जो पैकेट जाता है रिसीवर के पास, सेंडर जब रिसीवर को भेजता है तो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है बैक कि यस आई हैव रिसीव्ड द पैकेट नंबर 1, सेंड मी पैकेट नंबर 2। तो वहाँ पे पैकेट, यहाँ एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये शो करता है कि वो दैट द सक्सेसफुल रिसिप्ट ऑफ पैकेट। नाउ अगर एक सेंडर है, सपोज लेट मी शो यू, ओके। सो होस्ट पी को होस्ट क्यू को 10 पैकेट सेंड करना है, तो पहले पैकेट 1 सेंड करेगा, ठीक है। पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, सिंक एकर फिनिश, ये सारे 3 फ्लैग यूज होंगे। उसके बाद जब होस्ट पी होस्ट क्यू को 10 पैकेट सेंड करने हैं, ठीक है, तो पैकेट 1 सेंड करेगा, देन होस्ट क्यू उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। नाउ होस्ट पी उसको पैकेट नंबर 2 सेंड करेगा, ठीक है, फिर उसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा होस्ट क्यू पी को। ऐसे करते करते जब 10वां पैकेट भेज देगा, जब 10th पैकेट भेजने के बाद होस्ट क्यू उसको फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यस आई हैव रिसीव्ड 10th पैकेट, सेंड मी 11th पैकेट। तो होस्ट पी क्या करेगा, उसे फिनिश का रिक्वेस्ट भेजेगा, बोलेगा कि आप कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, कनेक्शन को क्लोज करते हैं, अब मैंने सारा पैकेट भेज दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सो बेसिकली फिनिश फ्लैग इज यूज टू जस्ट टर्मिनेट द कनेक्शन। जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, सारा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो फिनिश पैकेट फ्लैग यूज़ करते हैं। सो फिनिश फ्लैग मीन्स देर इज़ अ नो मोर डेटा फ्रॉम द सेंडर, सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन द लास्ट पैकेट सेंट फ्रॉम द सेंडर, ओके। Now urgent flag. The urgent flag is used to notify the receiver to process the urgent packet before processing all other packet. The receiver will be notified when all urgent data has been received. Okay. तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि एक सर्वर है, उसको बहुत सारे पैकेट रिसीव हो रहे हैं बहुत सारे होस्ट से, ठीक है। तो एक नॉर्मल फंक्शनैलिटी होती है जिसमें वो सर्वर सारे डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। बट किसी किसी होस्ट ने अर्जेंट फ्लैग सेट करके भेज दिया डेटा को, तो होस्ट तो सर्वर क्या करेगा, सारे पैकेट को छोड़ के जो जिस पैकेट में अर्जेंट फ्लैग सेट है उस पैकेट को प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा पहले, बाकी सारे पैकेट को छोड़ देगा। मीन्स इट शोज द अर्जेंसी, अगर किसी पैकेट को आपको अर्जेंटली प्रोसेस कराना है तो अर्जेंट फ्लैग सेट करके आप सेंड करो, फिर सर्वर विल प्रोसेस इट फर्स्ट, और receiver will be notified when all known urgent data has been received, okay। Now other uh, uh, other flag is push. The push flag is so somewhat similar to urgent flag and tells the receiver to process this packet as they are received instead of buffering them, okay। So basically इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए होस्ट बी है, ठीक है, होस्ट बी एक बार में 1 MB डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे ही वो वेट करेगा, जैसे होस्ट पी ने एक डेटा भेजा, ठीक है, वो डेटा हो गया 100 KB का, ठीक है, तो वो उसे एज ए बफर में अपना स्टोर करके रख लेगा। फिर होस्ट पी उसे भेजेगा दूसरा पैकेट 100 KB का, ठीक है, उसके पास 200 KB हो गया, वो भी बफर में स्टोर करके रखेगा। जब तक 1 MB डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ही उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक वो 10 पैकेट भेजेगा, 10 पैकेट 100 KB का मिलके वो 1000 KB होगा, मीन्स 1 MB। जैसे ही 1 MB डेटा हो जाएगा तब देन जाके सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करेगा। ये नॉर्मली होता है। बट अगर आप पुश फ्लैग सेट करके भेजोगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो भी डेटा आपके पास है उसको प्रोसेस करो, डोंट वेट फॉर टू रिच द थ्रेशोल्ड। जबकि आपका 1 MB का थ्रेशोल्ड पहुंचने तक का वेट मत करो, जो भी डेटा भेज रहे हैं उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट पैकेट गया 100 KB का, वो वेट नहीं करेगा, वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेसिंग, अगर पुश फ्लैग उसमें सेट करके भेजा गया है तो।
So basically push flag is used uh, to notify the receiver that please start processing the data without instead of buffering them. Okay. Now RST. This request flag gets sent from the receiver to the sender when packet is sent to a particular host that was not expecting it. Okay. RST flag means reset flag. यह फ्लैग रिसीवर की तरफ से जाता है, ठीक है। अगर कोई अननोन होस्ट किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, बट सर्वर वाज नॉट नोइंग दैट, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो किसी भी होस्ट से वो कम्युनिकेट करना अलाउड नहीं है, तो रीसेट फ्लैग सेट करके पैकेट सेंड करेगा, जिसका मतलब होता है कि वो उसके सिंक का कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहा है फोर्सफुली। वो कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक होस्ट पी होस्ट क्यू से बात करना चाहेगा तो पहले होस्ट पी उसको सिंक भेजेगा, ठीक है। अगर होस्ट क्यू भी उससे बात करना चाहेगा तो उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बट होस्ट पी होस्ट क्यू से बात करना चाहता है, बट होस्ट क्यू नहीं चाहता बात करना, ठीक है, नो कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता है, तो होस्ट पी के सिंक रिक्वेस्ट के रिप्लाई में वो आर एस टी भेजेगा, एक्नॉलेज नहीं भेजेगा, आर एस टी पैकेट भेजेगा, मीन्स कनेक्शन टर्मिनेटेड। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आर एस टी फ्लैग, मीन्स कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं फोर्सफुली। So guys, we have completed all the questions. Okay, so see you in the next video. Bye bye.